बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट का आज का शुमारा लेकर मैं आपका मेज़बान आपकी खदमत में हाजिर। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर में सियासत के हवाले से। सियासत काफ़ी ज़ोरों पर है। यहाँ पे पब्लिक रैलीज़ का इनेकाद किया जा रहा है, एक दूसरे पर बयानबाजियाँ चल रही हैं और तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है एक दूसरे को। अपनी पार्टी की बात करें तो श्रीनगर के म्युनिसिपल पार्क यानी शेर कश्मीर पार्क में आज एक बड़ा इजलास उन्होंने तलब किया था। वहां पे लीडरान ने बात की, लीडरान ने तकारीर किए, साथ ही बीजेपी के लीडरान भी जो जम्मू कश्मीर में क़ीमतज़न है वो भी अपनी तकरीरें कर रहे हैं, अपने बयानात दे रहे हैं। इस पूरे मामले पे हमारे साथी सैयद तजम्मुल नज़र रखे हुए हैं, कई लीडरान से उन्होंने बात भी की है। पूरे मामलात पे हम बात करेंगे, सियासत के हवाले से बात करेंगे। बराह रास्त हमारे साथ सैयद तजम्मुल जुड़े हैं। तजम्मुल, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज के दिन के हवाले से बात करें तो श्रीनगर की जो शेर कश्मीर पार्क में जो रैली का इनेकाद किया गया था अपनी पार्टी की तरफ से, क्या कुछ सामने आया, क्या कुछ बात कही लीडरान ने? देखिए, आज जब ये अपनी पार्टी का पहला इजलास 35 से 370 की मनसूखी के बाद ये पहला इजलास था और पहली बार कश्मीर के लोग जो हैं एक इजलास में नज़र आए। अपनी पार्टी की अगरचे आज सुबह से ही तकरीबन 10 बजे से सबसे पहले शिकारा रैली, और जिसमें आज की इस पार्टी में जो अल्ताफ़ बुखारी उन्होंने दावा किया कि तकरीबन तमाम स्टेक होल्डर्स श्रीनगर के जो हैं उन्होंने हिस्सा लिया। सिटीजन्स काउंसिल के साथ साथ आर्टिजन्स, हाउस बोट और उसके बाद शिकारा एसोसिएशन और उसके बाद मटन डीलर्स, कश्मीर इकोनॉमिक अलायंस, हाउस बोट ओनर्स एसोसिएशन, ये वो एसोसिएशंस हैं जिन्होंने आज इस जलसे में शिरकत की। वेंडर्स एसोसिएशन जिनके मुतालबात बहुत ज़्यादा हैं, और हमने देखा कि जब ये ग्रुप मुख्तलिफ तर्जों से आते थे तो उन्होंने अपने मुतालबात जो थे अल्ताफ़ बुखारी के उस बैनर पर दर्ज किए थे जो उनके मुश्किलात गुज़श्ता से पैवस्ता नज़र आ रहे हैं। इस बीच में आज जब इजलास शुरू हुआ तो इजलास की सदारत डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्रीनगर शेख नूर मोहम्मद ने की, और उन्होंने पार्टी सदर और पार्टी के नायब सदर, जनरल सेक्रेटरी और ज़िला सदूर का वेलकम किया और कहा कि अब इस्तिसाली सियासत जो है वो ख़त्म हो चुकी है। गुलाम हसन मीर ने अपनी मुफस्सिल और मुदल्लिल तकरीर में कहा कि जम्मू कश्मीर में सियासी इस्तिसाल जो है ये गुज़श्ता से पैवस्ता लगातार जारी है, और अपनी पार्टी दावा करती है कि वो जम्मू कश्मीर में तो क्या बल्कि श्रीनगर शहर के हकूक़ जो इंसानों के होने चाहिए जो नहीं मिले हैं उनको पूरा किया जाएगा। सैयद अल्ताफ़ बुखारी ने आखिर पे जम्मू कश्मीर के अवाम को और गुज़श्ता जो जितनी भी सियासी पार्टियाँ हैं उन्होंने दावा किया कि अगर उन्हें होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर से मिलने में कोई कबाहत माजी में नहीं थी तो हमें क्यों दोष दिया जाता है? तजम्मुल, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, जहाँ पे हम इन तकारीरों की बात करें तो एक दूसरे पे इल्ज़ामात, गुपकार अलायंस चाहे पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस पे तो इल्ज़ाम ज़रूर लगे, मगर कहीं लोग नजरें दौड़ाए थे कि आर्टिकल के हवाले से या स्पेशल स्टेटस के हवाले से या स्टेटहुड के हवाले से कोई बात इस स्टेज पे ज़रूर होगी जो सुनने को नहीं मिली। देखें, सैयद अल्ताफ़ बुखारी ने तफसील से बताया कि सब मामलात अपने वक्त पर हल हो जाएंगे और जो भी उनके दायरे इख्तियार में होगा, और जब भी उन्हें इस तरह के मसाइल को, परेशानियों को सुना जाएगा, लोग जब सामने आएंगे तो वो प्राइम मिनिस्टर तो क्या बल्कि मुल्क के किसी भी अहदेदार का दरवाज़ा खटखटाएंगे। हालांकि दो तरह की पॉलिटिक्स कश्मीर में है। एक उम्मीद जब थी कि जम्मू कश्मीर में शायद सैयद अल्ताफ़ बुखारी डोमिसाइल के बाद, जब जम्मू कश्मीर में हम 370 आर्टिकल की मनसूखी के बाद स्टेटहुड की बात करें, 4G की बात करें, जॉब रिजर्वेशन की बात करें, जॉब प्रोटेक्शन और लैंड प्रोटेक्शन की बात करें, इन तमाम मुद्दों पर सैयद अल्ताफ़ बुखारी ने इंदिया दिया और इशारा दिया कि जम्मू कश्मीर में मुकर्रर वक्त पर ये मामलात हल किए जा सकते हैं। ताहम लोगों की बड़ी तादाद आज तजम्मुल, ये भी जानना चाहूँगा मैं आखिर में, क्योंकि जिस तरह अब इशारे मिल रहे हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी इशारा दिया कि एक ट्रायल था, DDC इलेक्शन एक ट्रायल था, अब शायद असेंबली इलेक्शन यहाँ पे इंतखाबात हो सकते हैं, और कई पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरान भी अब शायद इशारा दे रहे हैं कि मुतवक्का है कि अप्रैल के महीने में यहाँ पे इलेक्शंस हो सकते हैं। क्या अपनी पार्टी ने जो इलेक्शन ये रैलीज का इनेकाद किया या लोगों से जो तालमेल बढ़ाया, एक कोशिश है असेंबली इलेक्शन तक ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों को अपने साथ जोड़ने की? देखिए, यही दावा सैयद अल्ताफ़ बुखारी ने भी किया, गुलाम हसन मीर ने भी किया, और कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है अपनी पार्टी के साथ जुड़े हैं, और कायदीन और लीडरान की बड़ी तादाद जो है उन्होंने इशारा दिया कि DDC चुनावों के बाद जो सूरत हाल शायद बेहतर होगी और मौसम में तब्दीली आ जाएगी। और जो ही अगर इस तरह का इशारा मिल रहा है कि शायद 2021 अप्रैल या मई के अवाइल में शायद असम्बली के या विधानसभा के इंतखाबात कराए जा सकते हैं, लेकिन उससे कबल जिस तरह से मैदान का रुख
अपनी पार्टी के लीडरान कर रहे हैं। और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर जुनैद अजीम मत्तू ने जिस तरह से कहा कि हम साफ सियासत करेंगे, मुझे लगता है कि इंतखाबी मंशूर ही होगा, वाइट पेपर ही होगा जो असेंबली चुनावों में जाने से पहले इस तरह के चुनावी जलसों से खिताब करने का सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन एक बात रूफ आपको बता दूं कि आज के जलसे में मुझे लगता है कि श्रीनगर के कम बेश स्टेक होल्डर्स इसमें शरीक हुए और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात श्रीनगर में रोज़गार के हवाले से हैं, कारोबार के हवाले से हैं। उनको कहीं ना कहीं सैयद अल्ताफ़ बुखारी ने उनके मसाइल को आगे ले जाकर हल करने का इंदिया भी दिया और जितने भी रुके पड़े मसाइल खासकर आज की इस तकरीर में तमाम लीडरान ने यक ज़ुबान होकर कहा कि अभी तक जितनी पार्टियां आई उन्होंने श्रीनगर शहर के लिए कुछ खास नहीं किया। लेकिन जब हम इन शहरों की बात करें, मोहम्मद अशरफ मीर शहर से ही वजीर बने थे, तारिक हमीद करा शहर से ही वजीर बने थे, सैयद अल्ताफ़ बुखारी एजुकेशन, उसके बाद R&B, उसके बाद फाइनेंस, ये तो अमीरा कदर से ही बने थे। यानी उससे पहले की सरकारों में आपका फाइनेंस मिनिस्टर नागम चाडूरा से आता था, आपका अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर दूसरे किसी जोन से आता था। खैर, इस खलिश को कम करने के लिए और दूरियों को ख़त्म करने के लिए गालिबन सईद तजमुल से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है, मगर बात जो है वो बात डेवलपमेंट की है। जैसे तजमुल कह रहे थे कि अगर बात करें जो जैसे इन्होंने कहा, लीडरान ने कहा कि श्रीनगर की तरफ तवज्जो नहीं दी गई है, मगर बेशतर जो मुकर्रर वहाँ पे थे वो श्रीनगर से जिनका ताल्लुक था, उन्होंने पोर्टफोलियो भी इस्तेमाल किया, वो कैबिनेट में रहे, मगर डेवलपमेंट की तरफ क्या वो दूसरों पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं या खुद की कारकर्दगी का मुहासबा कर रहे थे। नाज़रीन, बात सियासत की हो रही है। भारतीय जनता पार्टी भी मुख्तलिफ जो इलाकों में जाके लोगों से मिल रहे हैं, अवामी वफूद से मिल रहे हैं और अवामी रैलीज़ का इनेकाद भी किया जा रहा है और निशाना जो है वो पीपल्स अलायंस अब बन चुका है। अगर हम बात करें अपनी पार्टी की बात करें या बीजेपी की बात करें तो निशाने पे पीपल्स अलायंस है और अलायंस के लीडरान के हवाले से बात हो रही है। कश्मीर इंचार्ज जो है बीजेपी के तरुण चुग, उन्होंने कहा कि फारूक अब्दुल्ला या महबूबा मुफ्ती जिनकी पीढ़ियां यहाँ पे जिन्होंने यहाँ पे सरकारें चलाई है, वो आज इन इलेक्शन में विकास के मामले पे सामने क्यों नहीं आए, विकास के हवाले से क्यों बात नहीं हुई है, किस तरह की डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर में हुई है उस पर फारूक अब्दुल्ला या महबूबा मुफ्ती बात क्यों नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर हम मुआजना करें जम्मू कश्मीर का बेंगलोर के साथ तो क्या जवाब होगा इन लीडरान का। यहाँ जम्मू कश्मीर में अगर हम बात करें अस्पतालों की, रोडों की या बाकी जितनी भी डेवलपमेंट में, उस पर काफ़ी ज़्यादा पीछे जम्मू कश्मीर है। और क्या कहा तरुण चुग ने, हम आपकी नज़र करते हैं। गपकार है, यू टर्न की पॉलिटिक्स फारूक अब्दुल्ला साहब करते हैं। फारूक अब्दुल्ला साहब, इस चुनाव में आपने विकास को मुद्दा क्यों नहीं बनाया, मैं पूछना चाहता हूं। आपकी 3 पीढ़ियों ने यहां राज किया, महबूबा जी आपकी 2 पीढ़ियों ने राज किया, 5 पीढ़ियां जिस गैंग की राज करके गई हैं, वो क्यों नहीं आते हैं सामने, बताएं कि हमने इतने पुल बनाए, इतनी सड़कें बनाई, इतने हॉस्पिटल बनाए, इतनी रोड्स बनाई, इतनी स्कूल्स बनाए, इतने कॉलेजेस बनाए, इतने IITs बनाए, और देश के अनुपात के मुताबिक बताएं। मुकाबला करें श्रीनगर का बेंगलोर के साथ, कंपैरिजन करें, लोग वोट करेंगे उनको। लेकिन कंपैरिजन तो ऐसा है कि श्रीनगर जिसको बेंगलोर हैदराबाद 90 के दशक में ही बन जाना चाहिए था, उसको इन्होंने पाकिस्तान के बुरे बुरे शहरों के साथ जोड़ दिया, उसके विकास को रोक दिया। आप देखिए, आप 60 के दशक की कोई पिक्चर उठा के देखिए, आपको दिखेगा वहां पर कि कश्मीर कितना सुंदर था, उस समय कितना विकास था। जी जी। और उसी समय की आप बम्बई की तस्वीर निकाल के देखिए और वहाँ के विकास की बात देखिए तो आपके ध्यान में आएगा वो कई गुना बढ़ गए। हैदराबाद कई गुना बढ़ गया, बेंगलोर कई गुना बढ़ गया, दिल्ली कई गुना बढ़ गया। मेट्रोस, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, लोगों का जीवन शैली, लोगों के पास रोजगार के साधन, क्यों नहीं बन सकता IT हब श्रीनगर? क्यों नहीं बन सकता सर्विस हब जम्मू? क्या यहाँ के नौजवानों के पास रोजगार दिमाग नहीं है? है, दुनिया का बेस्ट ब्रेन है। ये शिक्षा की धरती रही है। नाज़रीन, बात इलेक्शंस की हो रही है, DDC इंतखाबात की हो रही है, सियासत की हो रही है। पीपल्स अलायंस के लीडर और अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर मुजफ्फर अहमद शाह ने इलेक्शन कमीशन को लिखा है कि बांडीपोरा का जो
गरूर पोलिंग स्टेशन है वहां पे दोबारा से पोलिंग की जाई है। मुजफ्फर शाह का कहना है कि वहां पे बूथ कैप्चरिंग हुई है और जो पोलिंग अमला है, पोलिंग अमला होने के बावजूद भी वहां पे लोगों को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई है और वहां पे जो है वहां पे वोट डाले गए हैं। मनपसंद जो कैंडिडेट्स हैं उनको कामयाब कराने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी फुटेज के जरिए हमने बात रखी है इलेक्शन कमीशन के सामने कि वहां पे दोबारा से इलेक्शन किए जाए। मुजफ्फर शाह का क्या कहना है हम आपकी नजर करते हैं। ये गरूरा है बांडीपुर ए का, यहाँ पे करीब 4 बूथ हैं जिनका हमारे SEC माने स्टेट इलेक्शन कमीशन को हमने ऑलरेडी प्री वॉर्न किया था कि यहाँ पर कोशिश होगी कि बूथ कैप्चरिंग की, और उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि नहीं ऐसा कोई नहीं होगा, हम वहाँ पे CCTVs वगैरह लगा रहे हैं, और उन्होंने CCTVs लगाए। मगर जो उस दिन हाल हुआ वो टोटल बूथ कैप्चर हुआ, और वहाँ पर उससे ज़्यादा जो बहुत ही एक सीरियस ऑफेंस जो हुआ है, हमने जो देखा है कि वहाँ पे टास्क फोर्स के लोग बूथों में घुसकर इंटिमिडेशन कर रहे थे और पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। सो उस चीज़ का और हमारे पास कुछ फुटिंग्स भी हैं हमारी। सो हमने डिमांड किया कि ये CCTV आप खोलें हमारी कैंडिडेट्स के सामने में, और भी कैंडिडेट्स ने उसमें, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने हमारी एप्लीकेशन के साथ में उसमें दस्तखत किया कि यस दिस इज़ करेक्ट, यहाँ पर कोई वोट वगैरह डालने नहीं दिया गया, और बहुत हेवी तादाद में वहाँ पर वन साइडेड वोटिंग की गई, और वहाँ के जो आपके ये ROs वगैरह थे वो एकदम बेबस हो गए। हालांकि इसके बावजूद भी जो बांडीपुर ए है वो ऑलरेडी हमने जीती हुई है जी। मगर चूंकि एक ऐसा सीरियस इशू है कि आपने एक आदमी को अपने फ्रेंचाइजी का इस्तेमाल करने नहीं दिया, सो उसकी ज़बरदस्त कार्रवाई होनी चाहिए, और हमने स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को बता दिया है, उसको लिखित में दे दिया है कि इमीडिएटली कार्रवाई कीजिए और बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए उन लोगों का जिनने ये कार्रवाई अपने सामने होते हुए देखी, और टास्क फोर्स के जितने भी लोग वहां पर हैं दे शुड बी इमीडिएटली सस्पेंडेड फ्रॉम देयर ड्यूटीज। इधर बात करें इलेक्शंस की तो लोगों की पार्टिसिपेशन को लेकर PDP के सीनियर लीडर मोहम्मद यासीन भट्ट जो हल्का इंतखाब चाडोरा के इंचार्ज भी हैं, उन्होंने लोगों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि लोगों की शमूलियत जो है, लोगों ने अपना वोट दिया, उसकी वजह से वो लोगों के शुक्रगुजार हैं। उन्होंने कहा कि 40 पंच और 7 सरपंच जो है वो इन इलेक्शंस में जीत कर आए हैं, PDP के खाते में गए हैं और PDP ने वहाँ पे जीत दर्ज की है। मोहम्मद यासीन भट्ट का और क्या कहना है हम आपकी नज़र करते हैं। शुक्र खुदा का, कल 13 दिसंबर की जो वोटिंग थी हमारे चाडोरा कॉन्स्टिट्यूंसी DDC चाडोरा ब्लॉक की, तो मैं लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। लोग निकले और लोगों ने वोट डाला है, और ख़ासकर लोगों ने वोट PDP कलमदावात के निशान पर, जेबिना बानो के चुनाव निशान पर वोट डाला है, क्योंकि वो हमें साबित हो गया जितने भी हमारे सरपंच मैदान में थे उन सबों ने जीता है और अच्छे खासे मार्जिन से जीता है, और करीबन 40-42 के करीब हमने पंच जीते हैं, 7 और 8 के करीब हमने सरपंच जीते हैं। तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है बड़ी मार्जिन से हमने कल इंशाल्लाह चाडोरा कॉन्स्टिट्यूंसी की सीट जीती है। एक्चुअली बात यह है कि जो लोगों के मसाइल, आज तक किसी ने लोगों के मसाइल सुने नहीं है, डेवलपमेंट का कहीं नामो निशान नहीं है, तो लोगों की एक नई उम्मीद बन गई कि अब ये नया खाका मैदान में है। इंशाल्लाह लोगों को हम पर विश्वास है कि ये लोग काम करेंगे। इंशाल्लाह हम भी कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह हम लोगों के काम शाना बशाना करने के लिए तैयार है। डेवलपमेंट का वहाँ पे कोई नाम निशान नहीं है। लोगों को पूरा उम्मीद है कि ये डेवलपमेंट का इलेक्शन है, ये लोग डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। इंशाल्लाह हम लोगों के काम करेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोगों के, जो लोगों से हमने वादा किया है, उन वादों पर उतरने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। अगर खुदा के बाद बात करें तो एक डॉक्टर को एक अजीम दर्जा दिया गया है और समाज में डॉक्टर की बड़ी इज्जत है। लोग इनको बड़ी इज्जत व एहतराम की निगाह से देखते हैं, इस प्रोफेशन को देखते हैं। मगर कहीं ना कहीं लापरवाही जो है वो इस प्रोफेशन को, डॉक्टर्स को बदनाम भी करती है, क्योंकि लापरवाहियाँ जो है वो आए रोज़ पब्लिक के सामने आती रहती है। आली कदल की एक फैमिली ने आज श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में एहतजाज किया। उनकी 14 माह की बच्ची, जिनको आंखों में कुछ परेशानी थी, आंखों में कुछ दर्द था,
फिर वो ASG हॉस्पिटल कमरवारी जो आई स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है वहाँ चले गए और वहाँ पे उनका इलाज चल रहा है। लवाकिन के मुताबिक डॉक्टर्स ने इलाज किया मगर उनको कोई फ़र्क नहीं आई। फिर डॉक्टर्स ने कहा कि एक दिन वहाँ के डॉक्टर्स ने इनको कहा कि इनको एनेस्थीसिया देना पड़ेगा, तो आपको कुछ 20 या 25 मिनट या आधे घंटे का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो लवाकिन के मुताबिक वहाँ पे 1.5 घंटा इंतज़ार करने के बाद जो ही उनकी बच्ची वापस आई तो उन्होंने डॉक्टर से कहा कि इस बच्ची का वज़न कम हो गया है, उनको क्यों लग रहा है कि इसका वज़न कम हो गया। तो डॉक्टर्स का ये जवाब था कि आपने 1.5 घंटे के बाद बच्ची को हाथ में उठाया, आप ऐसा महसूस कर रहे हो। उन्होंने कहा कि ओवरडोज एनेस्थीसिया देने की वजह से उनकी बच्ची का जो दिमागी तवाज़ुन है वो अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठी और एक जिंदा लाश बनकर उनकी 14 माह की मासूम बच्ची बनकर रह गई है। तो इल्ज़ाम क्या लगाया फैमिली मेंबर्स ने श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में, हम आपकी नज़र करते हैं। मेरे बच्चे को आंसू आते थे आफ्टर बर्थ, तो फिर मैं उसके बाद ASG हॉस्पिटल गई डॉक्टर आदिल के पास, तो उसने मुझे बोला कि इसके लिए मसाज करना है। तो बहुत दिनों तक मैंने इसको मसाज किया, तो फिर उसके बाद मैं वहाँ पर गई तो उन्होंने बोला कि इसको आइस रिंचिंग करनी है, 5 मिनट का प्रोसीजर है, तो इसके लिए हमें उसे एनेस्थीसिया देना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि मैं एनेस्थीसिया जो हुई, उन्होंने मुझे बोला एनेस्थीसिया, तो मैं डर गई एनेस्थीसिया से। मैंने बोला आप मुझे पहले बोलिए कि श्योरिटी दीजिए कि एनेस्थीसिया का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। उन्होंने मुझे बोला कि आप पढ़ी लिखी हो, एनेस्थीसिया में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, हाँ खाली मतलब मैंने बोला कि उससे शायद मतलब बच्चा तेज़ होता है। उसने बोला कुछ नहीं है, हम एनेस्थीसिया 8 घंटे के लिए भी दे सकते हैं। मेरी खुद अपनी बच्ची को 3 बार एनेस्थीसिया है, वो 3 साल का है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है। मैंने बोला चलो ठीक है अगर आप बोलते हैं तो। उन्होंने बोला खाली 5 मिनट का प्रोसीजर है, उसके बाद इसको घर ले जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको उसको दूध वगैरह नहीं देना है, 3 बजे से उसको फाका रखना। जो उसके बाद टेस्ट वगैरह किया, लेकिन उन्होंने हमसे कुछ बाकी नहीं पूछा कि बच्चा ठीक है, बच्चे की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हमसे पूछा हमने। फिर जब हम वहाँ पर गए तो उन्होंने उसको वहाँ पर अंदर लिया, तो हमारे सामने इसको लीड लगाई तो अंदर लिया उन्होंने। उसके बाद 5 मिनट नहीं लगे, पूरा 1.5 घंटा लगा। 1.5 घंटे के बाद जब मेरा बच्चा मुझे हाथ में दिया तो इसका वजन बहुत ज़्यादा था। जो ही मैंने उनको बोला कि इसका वज़न बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर मुझे बोला कि इसका वज़न इसलिए आपको ज़्यादा लगता है क्योंकि आप 1.5 घंटा यहाँ पर वेट कर रही हो, तो इसीलिए आपको इसका वज़न ज़्यादा फील हो रहा है। मैंने उसको बोला कि डॉक्टर से ज़्यादा माँ को पता होती है अपने बच्चे के बारे में। मेरे बच्चे का वज़न इस टाइम बहुत ज़्यादा और बहुत ठंड भी है और ये बहुत हार्ड है, यहाँ पर पूरा नीला हो गया था, यहाँ पर इसका बहुत ठंड थी, कोई भी हरकत इसे नहीं हो रही थी। उसके बाद आधा घंटा उन्होंने वहाँ पर हमें वेट कराया। एक पता नहीं वो कौन सा एम्प्लॉय था अंदर, वो बार बार उसे देखने आ रहा था, वो बोल रहा था इसकी हार्ट बीट कम है, प्रोब लगा रहा था। तो वो डॉक्टर कुछ क्या एनेस्थेटिक डॉक्टर है, वो आ रहा था तो वो बोल रहा था, उसको बहुत प्राउड था अपने आप पे कि नहीं बच्चा ठीक है। मैंने उससे बोला कि बच्चा ठीक नहीं है, लेकिन मैं उससे नहीं जानती थी, मैं डॉक्टर आदिल को अच्छे से जानती हूँ। मैंने उसको बुलाया, डॉक्टर साहब अब आधा घंटे भी हो गया, मेरे बच्चे को होश नहीं आ रहा है, मसला क्या है? तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपके कहने पे, वरना हम श्योर हैं कि बच्चा ठीक है, आपके कहने पे हम इसको LD ले जाएंगे। मैंने बोला LD और इसका तो कोई वास्ता ही नहीं, LD क्यों से ले जाना है, हम इसको सीधे सिकम्स लेके। लेकिन हमारे कहने पर उन्होंने बोला कि चलो आपके कहने पर हम इसको, लेकिन कोई एम्बुलेंस वहाँ पर नहीं थी, कोई एम्बुलेंस वहाँ पर अवेलेबल नहीं थी। हॉस्पिटल में थे डॉक्टर ASG हॉस्पिटल है, पता नहीं कोई ट्रस्ट से फिर कोई गाड़ी लाई उन्होंने, तो हम वहाँ पर गए तो सीधे बच्चे को कुछ नहीं पूछा, सीधे इसको ICU में डाला। तो 5 डेज जब बच्चा होश में आया ICU में, खाली आई बॉल की मूवमेंट हो रही थी वहाँ पर, खाली 1 साइड आई बॉल, लेफ्ट आई में खाली मूवमेंट हुई, बाकी बच्चा बिल्कुल खामोश बैठा था। फिर हम पीछे गए, तब से लेके आज तक हम पूरे 2 साल 1.5 साल हम एक हॉस्पिटल से आ रही है, दूसरे हॉस्पिटल से जा रही है, इतना उन्होंने हमें तंग किया। तब से मैं तरस रही हूँ अपने बच्चे का एक लफ्ज़ सुनने के लिए, माँ सुनने के लिए। इतने जलील लोग हैं बच्चे को लेके ट्रीटमेंट करने के लिए। देखो क्या दिया इन्होंने हमें, मुझे जिंदा लाश दिया इन्होंने हमें, जिंदा लाश। बोलो ये कैसा इंसाफ है? मैं इसलिए आपके सामने आई हूँ, जो मेरे बच्चे के साथ हुआ वो किसी बच्चे के साथ नहीं होना चाहिए, बस आपके सामने में इसलिए आई। इससे पहले मैं आपके सामने आना चाहती थी, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं था। एक पल में घर में नहीं बैठी हूँ, एक हॉस्पिटल से लेके दूसरे हॉस्पिटल, गंगाराम, मेरीना, हर एक हॉस्पिटल में गई हूँ, लेकिन मेरे बच्चे की कंडीशन ऐसी है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, पूरी दुनिया में इसका ट्रीटमेंट नहीं है। मुझे बोले कि मैं क्या करूँ इन डॉक्टर्स के साथ, इस हॉस्पिटल को मैं बोलती इसको आग दे दो, खत्म करो, ये डॉक्टर्स नहीं है, कातिल है ये।
चलिए, लवाकिन की बात आपने सुनी, आंसू बह रहे थे इस माँ की आंखों से जो इस बच्ची को अपनी गोद में लिए दिखा रही थी क्या हालत हो गई इसकी। इस मामले को हमने वो जो ASG हॉस्पिटल कमरवारी है वहां तक पहुंचाया। हमने टेलीफोन के जरिए उनसे बात करने की कोशिश की। तकरीबन 15-20 मिनट हमारा फ़ोन जो है वो उन्होंने होल्ड पे रखा, कहा कि हम बात कराएंगे आपकी हायर अथॉरिटी से, मगर 20 मिनट के बाद कोई बात नहीं हो पाई। दोबारा से हमने कॉल किया, खातिर खा जवाब अस्पताल इंतज़ामिया की तरफ से नहीं मिला। हमने यही जानने की कोशिश की क्या वाकई में इस बच्ची के साथ वहाँ पे इस तरह हुआ है, ओवरडोज एनेस्थीसिया इसको दिया गया है जिसकी वजह से ये बच्ची की हालत हो गई है। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। बात करेंगे तामीर व तरक्की के हवाले से और एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह ज़मीनी सतह पे इन जो मामलात हैं लोगों को उनको हल करने की बात कर रहे हैं। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर जो है वो आज ज़िला बडगाम के दौरे पे गए थे और वहाँ पे उन्होंने कामकाज का जायज़ा लिया और जो प्रोजेक्ट्स सरकार ने एडमिनिस्ट्रेशन ने हाथ में लिए हैं उन प्रोजेक्ट्स को पाई तकमील तक पहुँचाने के लिए पूरी तरह वहाँ पे बात हुई है। एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात हुई है, अफसरान के साथ बात हुई है और कुछ अहम मामलात की तरफ भी उन्होंने डिविजनल कमिश्नर ने इशारा दिया कि चाहे हेल्थ सेक्टर की हम बात करें, चाहे रोड कनेक्टिविटी की बात करें ज़िला बडगाम के लिए, वहाँ पे पूरी तरह बात हुई है। मीडिया से उन्होंने बात की है अपने दौरे के हवाले से और लोगों को जो मुश्किलात हैं उनके हवाले से हम आपकी नज़र करते हैं। मेजर प्रोजेक्ट्स है जिनको आइकॉनिक प्रोजेक्ट्स भी कहा जाता है, जिसका इम्पैक्ट काफ़ी बड़े पैमाने पर रहने वाला है। ऐसे 100 और प्रोजेक्ट्स पूरे वैली के 10 जिलों में आइडेंटिफाई किए हैं और उनकी मॉनिटरिंग, क्लोजली मॉनिटरिंग बाई-वीकली करनी है। इवन साइट पर भी जाकर के करना है। तो बडगाम में 5-6 प्रोजेक्ट्स आते हैं, जिसमें NIT का प्रोजेक्ट्स मैंने विजिट किया, ये इंडोर स्टेडियम का है, बाकी आपका सेमी रिंग रोड का चल ही रहा है। चाडूरा में एक गैस इंसुलेटेड ग्रिड स्टेशन भी बन रहा है। ये सभी प्रोजेक्ट्स को रिव्यू कर रहे हैं। जो इंडोर स्टेडियम है जिसकी बुनियाद ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कुछ एक महीने पहले रखी थी, वो काफ़ी फास्ट काम चल रहा है। इवन सरमा के दिनों में भी काम चला हुआ है। मार्च एंडिंग के पहले स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ इंडिया इसको फंक्शनल कराएगी और उसमें स्पोर्ट्स इवेंट भी करवाएगी। यहाँ के जो पीर पंजाल रेंज के जो टूरिस्ट प्लेसेस है, चाहे तोशा मैदान है, दूध पत्री है, यूसमर्ग है, या जो हमारा एक तालाब आता है नीलनाग, तो उनमें सब में काफ़ी स्कोप्स है। इन सभी टूरिस्ट स्पॉट्स को कनेक्ट करने वाला भी एक रोड बना रहे हैं, ताकि गुलमर्ग से जो टूरिस्ट गुलमर्ग होने के बाद वापस जाने के बजाय वो सोचे कि मैं तोशा मैदान जाऊँ, तोशा मैदान के बाद एक दिन दूध पत्री भी रुकूँ, तो इस जिले को भी उसका बेनिफिट हो सके। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। वादी कश्मीर में बर्फबारी हुई है और गुलमर्ग की बात करें तो वहाँ पे अच्छी खासी बर्फबारी हुई है। 1.5 फुट के करीब वहाँ पे बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा सयाह जो है वो गुलमर्ग का रुख कर रहे हैं और मुख्तलिफ रियासतों से लोग यहाँ पे आ रहे हैं। और अब वहाँ पे विंटर स्पोर्ट्स का भी इनेकाद किया जा रहा है और आज वहाँ पे जो साइकिलिंग हुई है, ATV या मुख्तलिफ जो खेल हैं वो वहाँ पे आज हुए हैं। AD जो टूरिज्म डिपार्टमेंट के हैं उन्होंने हमारे साथी इशफाक अहमद के साथ बात की और जो वहाँ पे जो प्लेयर्स आए हैं, जो एथलीट्स वहाँ पे आए हैं, उन्होंने भी बात की है गुलमर्ग के हवाले से और इन इवेंट्स के हवाले से हम आपकी नज़र करना चाहते हैं। एक्चुअली हमारा जो मकसद है इवेंट करने का, जो टूरिज्म यहाँ पे कदम उठाया विद कोलैबोरेशन ऑफ ऑल एसोसिएशंस, इससे हमारा जो मकसद है टूरिज्म यहाँ पे बढ़ना चाहिए। यहाँ के लोकल्स को यहाँ पे टूरिज्म आना चाहिए, टूरिस्ट आना चाहिए। यहाँ के लोकल जो गरीब आवाम है यहाँ का, टंगमर्ग का खासकर, यहाँ पे उनको टूरिज्म से बहुत कुछ मिलता है। और एक्चुअली यहाँ पे जो हमारे गुलमर्ग में एक अच्छी जगह है, टूरिज्म के लिए एक अच्छी जगह है। यहाँ पे अच्छा एनवायरनमेंट है, टूरिस्ट को घूमने के लिए अच्छी जगह है। बहुत सारे एक्टिविटीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे कितना बर्फ है, शायद हिंदुस्तान में ऐसी कोई जगह नहीं जो गुलमर्ग से मुकाबला करे। गुलमर्ग नंबर 1 पे है। इंशाल्लाह हमारा कोशिश यही रहेगी कि यहाँ पे टूरिज्म आना चाहे। आज हमने 3 और इवेंट्स रखे थे, जिसमें हमने स्नो मोबाइल रेस रखी थी और स्नो ट्यूब रेस रखी थी और ATV रेस। अभी तक जो हमारा रिस्पांस आ रहा है, क्योंकि हमें बीइंग द रिजॉर्ट ऑफिसर ऑफ दिस प्लेस, मुझे बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं हमारे दूसरे स्टेट से कि गुलमर्ग में कैसा चल रहा है, कैसा स्नो है, कैसा मौसम है। तो लोग बड़े इंटरेस्टेड हैं, लोग पॉजिटिव रिस्पांस दिखा रहे हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो आने वाला टाइम होगा उसमें गुलमर्ग में अच्छी धूम रहेगी।
चलिए नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। आज के स्पेशल रिपोर्ट से मुझे मेरी पूरी टीम के साथ, मेरे कैमरा पर्सन आबिद कादिर, मेरे ऑनलाइन एडिटर खालिद मुश्ताक के साथ इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त। आप अपना ख्याल रखेंगे, हमें दुआओं में याद रखेंगे।